नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है सामर्थ्य एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आप लोग जान रहे हैं, हम लोगों ने पढ़ना स्टार्ट किया था इंडियन ज्योग्राफी। और इंडियन ज्योग्राफी में भी हम लोगों ने सबसे पहले क्या स्टार्ट किया है? हम लोगों ने सबसे पहले स्टार्ट किया है राज्य परिदर्शन। राज्य परिदर्शन की श्रृंखला को हम लोगों ने स्टार्ट किया है। और राज्य परिदर्शन की श्रृंखला को आप पढ़ते पढ़ते यकीन मानिए, जिस दिन हम लोग यह श्रृंखला कंप्लीट कर लेंगे, जिस दिन राज्य परिदर्शन की सीरीज कंप्लीट हो जाएगी, आप उस दिन अपना नोट्स उठाकर देखना। आप लोग ये देखेंगे कि आप लोगों के नोट्स में इंडियन ज्योग्राफी की जो सिलेबस दिया हुआ है, सीजीपीएससी, सीजी व्यापम या भारत के किसी भी वनडे एग्जाम के प्रिपरेशन अगर आप कर रहे हैं तो उसमें अगर इंडियन ज्योग्राफी का सिलेबस दिया हुआ है तो आप उठाकर देखेंगे आपका 60 to 70% सिलेबस आपका कवर हो गया होगा। तो आप यकीन मान के चलिए और इस राज्य परिदर्शन को केवल राज्यों का एक बेसिक परिचय के रूप में ना समझ करके एक सिलेबस के अकॉर्डिंग इसको समझते हुए चलना है। हम लोग बहुत डिटेल से राज्य परिदर्शन पढ़ रहे हैं। इसके अतिरिक्त आपको जानना है कि सामर्थ्य एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आपको इंडियन ज्योग्राफी की सीरीज के साथ साथ शाम को हर रोज 5 बजे इंडियन हिस्ट्री की मोस्ट आईएमपी एमसीक्यूज की सीरीज भी आपको प्रोवाइड कराया जा रहा है। आपको यह ध्यान देना है कि आने वाले आगामी एग्जाम सीजीपीएससी हो या सीजी व्यापम के लिए अगर आपकी तैयारी पुख्ता नहीं है तो उसको कैसे हम पुख्ता कर सकते हैं, उसके लिए हम लोगों ने एक स्ट्रेटेजी बनाया हुआ है। उसके लिए एक टाइम इंडियन जीएस के लिए ज्योग्राफी को आपको सुबह 10 बजे, वहीं आपको शाम को एमसीक्यूज के माध्यम से इंडियन हिस्ट्री जैसे वास्ट सिलेबस को कवर करवाने का आपको प्रयास किया जा रहा है। इसलिए आप हमसे शाम को 5 बजे एमसीक्यू के लिए और सुबह 10 बजे हर रोज जुड़ना है। आपको किसके लिए जी? आपको जुड़ना है हमारे लिए, इंडियन ज्योग्राफी के लिए। इसके साथ ही साथ हम कुछ दिनों में आपके लिए बढ़िया बढ़िया करंट अफेयर्स के भी एमसीक्यूज लाने वाले हैं। इसके लिए आपको क्या करना है? आपको करना है सामर्थ्य एकेडमी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब, साथ ही करना है बेल आइकन को प्रेस, ताकि आपको समय पर ऐसे ही सारे क्लासेस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। और साथ साथ आपको क्या करना है? आपको करना है लाइक, कमेंट और शेयर। कमेंट्स आप करेंगे तो आपके सुझावों को देखकर हम और बेहतर होने का प्रयास करते जाएंगे। चलिए, अब आपकी समय को खराब न करते हुए आज हम लोग राज्य परिदर्शन की श्रृंखला में आगे बढ़ गए हैं और देखने वाले हैं आज राज्य परिदर्शन में मध्य प्रदेश। तो मध्य प्रदेश को पढ़ने से पहले आप सबको एक बार बता दें, सीजीपीएससी, सीजी व्यापम, एसएससी, रेलवे, जीडी जैसे एग्जाम से संबंधित किसी भी प्रिपरेशन के लिए आपको अगर कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो हमारे यहाँ आप इस हेल्पलाइन नंबर पर हमको कांटेक्ट करके सभी प्रकार की जानकारियां ले सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं आगे और पढ़ते हैं हम लोग अब मध्य प्रदेश को। तो मध्य प्रदेश को भी हम लोग जैसे गुजरात को स्ट्रक्चर किए थे वैसे ही हम लोगों ने इसको भी स्ट्रक्चर किया है। इसमें सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे सामान्य परिचय। सामान्य परिचय पढ़ने से पहले मैं बता दूं कि मध्य प्रदेश जो है भारत के हृदय स्थल में बसा हुआ एक राज्य है। हृदय स्थल में बसा हुआ राज्य है, कहने का मतलब क्या है? तो चलिए पहले इसको कहते नहीं है, इसको हम लोग देख भी लेते हैं, क्योंकि कभी कभी सुने हुए से ज़्यादा देखे हुए चीज़ों पर हमको ज़्यादा विश्वास होता है। तो आप अगर देखेंगे मैप को तो आपको एक चीज़ दिख रहा होगा, इसको हम लोग कह रहे हैं मध्य प्रदेश। ये कौन सा स्टेट है? मध्य प्रदेश। अगर आप देख रहे होंगे उत्तर भारत और दक्षिण भारत और इधर पूर्व और पश्चिम को अगर आप देख रहे होंगे तो सबसे मध्य में क्या दिख रहा है? मध्य प्रदेश। इसका नाम ही मध्य है, आपको याद रखना है। क्या है इसका नाम? इस प्रदेश का नाम मध्य प्रदेश, भारत के हृदय स्थल में बसा है। एग्जाम में आपको याद रखना है, क्या हो सकता है कभी कभी सीमावर्ती राज्यों से भी प्रश्न बन जाते हैं, तो आपको याद रखना है मध्य प्रदेश कौन कौन से सीमा को स्पर्श करता है, इसके स्टेट की सीमा किससे किससे साझा होती है। तो आपको याद रखना है, एक तो नॉर्थ में लगता है किससे, ये है उत्तर प्रदेश, नॉर्थ में लगता है उत्तर प्रदेश से। जबकि अगर हम लोग जाते हैं उत्तर पश्चिम की ओर तो देखते हैं क्या है, एक स्टेट राजस्थान। इसके अतिरिक्त और कौन कौन से स्टेट हैं तो हम देखते हैं, इसके पश्चिम में हमको देखने को मिलता है गुजरात। और गुजरात के बारे में हमने पहले क्लासेस में 2 क्लासेस के में इसको पूरा अच्छे से डिटेल से पढ़ा है। तो आपको गुजरात अगर जानना है, पढ़ना है और आज आप पहली बार हमारे साथ जुड़ रहे हैं तो आज की क्लास को यहाँ पे कंप्लीट करना है। उसके बाद हमारे यहाँ प्ले लिस्ट में जाना है और राज्य परिदर्शन की श्रृंखला में आपको गुजरात को पढ़ना है। चलिए देखते हैं मध्य प्रदेश के दक्षिण में कौन सा स्टेट है। तो दक्षिण में एक स्टेट है जिसको कहते हैं हम लोग महाराष्ट्र या सपनों की नगरी। इसके दक्षिण पूर्व की अगर हम बात करते हैं तो दक्षिण पूर्व में एक महत्वपूर्ण राज्य है जो कि है हमारा प्यारा छत्तीसगढ़। तो आप देख पा रहे होंगे मध्य प्रदेश की सीमा से लगे हुए 5 राज्य कौन कौन से हैं? उत्तर प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़। चलिए जी आगे बढ़ते हैं। अब हम चलते हैं इसके सामान्य परिचय की ओर।
और आज हम लोग देखते हैं सामान्य परिचय। सामान्य परिचय में आप सब देख पा रहे होंगे, सबसे पहला पॉइंट लिखा हुआ आ रहा है गठन। तो मध्य प्रदेश जो वर्तमान में आपको ऐसा दिख रहा है, पहले ये मध्य प्रदेश ऐसा नहीं था, आपको याद रखना है। तो कैसा था? तो हम लोग जब छत्तीसगढ़ का इतिहास देखते हैं और छत्तीसगढ़ के फॉर्मेशन की बात करते हैं, छत्तीसगढ़ के गठन की जब हम बात करते हैं, तब हम जानते हैं कि 2 नवंबर 1861 को सेंट्रल प्रोविंस का गठन किया गया था। किसका गठन किया गया था? सेंट्रल प्रोविंस। और सेंट्रल प्रोविंस में भी 3 राज्य सम्मिलित हुआ करते थे तत्कालीन समय में। कौन कौन? एक था छत्तीसगढ़, एक था मध्य प्रदेश और एक कौन सा था जी? महाराष्ट्र का विदर्भा वाला क्षेत्र, जहां पे एक जगह है जिसको कहते हैं नागपुर, और इसी नागपुर को सेंट्रल प्रोविंस का क्या बोलते थे? कैपिटल। और सेंट्रल प्रोविंस में कौन कौन से स्टेट थे? महाराष्ट्र के विदर्भा वाला क्षेत्र, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़। इसलिए पहले ये किस में हुआ करता था? सेंट्रल प्रोविंस का हिस्सा हुआ करता था। जब समय आगे बढ़ता है और हमारा देश होता है आज़ाद, देश जब आज़ाद होता है तो यहाँ के प्रशासकों को, यहाँ के जो पहले जो मुखिया हुए, देश को संचालित करने वाले जो लोग हुए, जो नेता हुए, उनको ऐसा लगा कि राज्यों को संचालित करने के लिए राज्यों का पुनर्गठन करना आवश्यक है। तो राज्यों को पुनर्गठन करने के लिए एक व्यक्ति की सिफारिश पर राज्य पुनर्गठन आयोग लाया गया। उस आदमी का नाम है फजल अली। फजल अली आयोग की अनुशंसा पर, फजल अली आयोग कब आया था अगर आपसे ये पूछा जाए तो आप ये बताएंगे, वर्ष 1953 में फजल अली आयोग बनाया गया था। और इसी फजल अली आयोग की अनुशंसा पर वर्ष 1956 में राज्यों का पुनर्गठन होना स्टार्ट हुआ। और इसी वर्ष 1956 में भी मध्य प्रदेश को एक पृथक राज्य का दर्जा दिया गया। तो आपका पहला और महत्वपूर्ण फैक्ट हो जाएगा, मध्य प्रदेश का गठन कब हुआ था? 1956 में। किसके तहत हुआ था? राज्य पुनर्गठन आयोग के तहत पर हुआ था। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं मध्य प्रदेश के बारे में महत्वपूर्ण फैक्ट। अगर मध्य प्रदेश की राजधानी की अगर हम बात करते हैं तो मध्य प्रदेश की राजधानी क्या है जी? मध्य प्रदेश की राजधानी है भोपाल। क्या है? भोपाल। जी हाँ, इसकी राजधानी क्या है? भोपाल। आप सबको अच्छे से याद रखना है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं यहाँ की प्रमुख जनजाति। आप सबको बहुत अच्छे से एक लाइन याद रखना है, सबसे ज़्यादा जनजातियों की जनसंख्या वाला राज्य पूरे भारत में अगर कोई है तो वो है मध्य प्रदेश। अकॉर्डिंग टू एसटी पॉपुलेशन, एग्जामिनर आपसे पूछ ले तो आपको याद रखना है, अकॉर्डिंग टू एसटी पॉपुलेशन, शेड्यूल ट्राइब्स के अनुसार सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन अगर किसी स्टेट की है तो वो है मध्य प्रदेश में। आपको याद रखना है। और मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? तो आपको याद रखना है, मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी जनजाति है भील। जबकि सेकंड नंबर पे सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? गोंड। आप सबको अच्छे से पता होगा छत्तीसगढ़ की सबसे बड़ी जनजाति क्या है? गोंड। जबकि मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी जनजाति क्या है? भील। आपको याद रखना है। क्या बोला मैंने? प्रमुख जनजातियों में आपको याद रखना है मध्य प्रदेश की जनजाति में भील। इसके बाद क्या याद रखना है बोला मैंने? गोंड। गोंड छत्तीसगढ़ की सबसे बड़ी जनजाति है, जबकि मध्य प्रदेश की सेकंड है। और सबसे बड़ी कौन सी है? भील। आपको याद रखना है मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी जनजाति भील को ही पूरे समूचे भारत का सबसे बड़ी जनजाति कहा जाता है। अगर ऐसा प्रश्न भी बन जाए, बताइए भारत की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है, तो आपको कई पुस्तकों में गोंड लिखा हुआ मिलेगा, लेकिन आपको याद रखना है भील ही इसका सही जवाब है। ठीक है, और आगे बढ़ते हैं और देखते हैं भील के बाद यहाँ की विधानसभा की सीटें। अभी कुछ दिनों पहले ही विधानसभा का चुनाव हुआ है और आपको याद रखना है मध्य प्रदेश में विधानसभा की 230 सीटें हैं वर्तमान में। इसके अलावा लोकसभा की और राज्यसभा की सीटों की बात करते हैं तो मध्य प्रदेश में लोकसभा की 29 और राज्यसभा की 11 सीट हैं। कितने कितने बोला बहने जी? लोकसभा की 29 और राज्यसभा की 11 सीटें मध्य प्रदेश में है। आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है छत्तीसगढ़ में प्रेजेंट में लोकसभा और राज्यसभा की कितने सीटें हैं। चलिए बढ़ते हैं आगे और देखते हैं राज्यपाल और मुख्यमंत्री के बारे में। वर्तमान में मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री की अगर हम बात करें तो वर्तमान में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं श्री मोहन यादव जी। जबकि अगर हम राज्यपाल की बात करते हैं तो राज्यपाल क्या है? राज्यपाल की अगर हम बात करते हैं तो राज्यपाल कौन है जी? राज्यपाल है मंगू भाई छगन भाई पटेल। यहाँ के वर्तमान में क्या है? वर्तमान में है राज्यपाल।
तो ये रहा सामान्य जानकारी। इसके अतिरिक्त अन्य महत्वपूर्ण तथ्यों को हम लोग जान लेते हैं। मध्य प्रदेश को हृदय स्थल या हृदय प्रदेश कहा जाता है। जवाहरलाल नेहरू जी ने मध्य प्रदेश के पुनर्गठन के बाद मध्य प्रदेश को हृदय प्रदेश की राजधानी हृदय प्रदेश की संज्ञा दिया था। अगर एग्जाम में कभी ऐसा प्रश्न बन जाए, बताइए मध्य प्रदेश को हृदय प्रदेश किसने कहा था, तो आपका जवाब होगा जवाहरलाल नेहरू। इसके अतिरिक्त एनटीसीए की रिपोर्ट के अनुसार मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा बाघों की संख्या होने के कारण इसको टाइगर स्टेट भी कहा जाता है। तो दो कौन कौन से उपनाम हो गए, एक हो गया सबसे पहले हृदय प्रदेश जो कि जवाहरलाल नेहरू के द्वारा दिया गया था। एनटीसीए की रिपोर्ट के अनुसार सबसे ज्यादा बाघों की संख्या होने के कारण मध्य प्रदेश को क्या कहते हैं जी, टाइगर स्टेट। अकॉर्डिंग टू एग्रीकल्चर हम लोग जब पढ़ते हैं तो एग्रीकल्चर के बाद हम जब देखते हैं फसलों के उत्पादन के दृष्टिकोण से, तो हमेशा मध्य प्रदेश को आप पाएंगे सोयाबीन के उत्पादन में अग्रणी राज्यों में हमेशा शामिल होता है। अग्रणी राज्य कहने का मतलब क्या है, अग्रणी राज्य कहने का मतलब है टॉप 3 में हमेशा ये मौजूद होता है। 1, 2 या 3 में आप कभी ना कभी ये देखेंगे कि मध्य प्रदेश सोयाबीन के उत्पादन में यहाँ पे हमेशा काबिज रहता है, हमेशा यहाँ पर आपको देखने को मिलता है। इसीलिए आप इसको कहते हैं सोया स्टेट। तो इसके 3 उपनाम जान लिए, एक हृदय प्रदेश जवाहरलाल नेहरू जी ने कहा था, इसके अतिरिक्त हम लोगों ने देखा टाइगर प्रदेश या टाइगर कैपिटल ऑफ इंडिया भी कहते हैं, टाइगर की राजधानी भी कहते हैं इसको, तो आपको याद रखना है टाइगर प्रदेश कहते हैं, है ना, टाइगर स्टेट। इसके अतिरिक्त क्या बोले हम लोग ने, सोया स्टेट और हृदय प्रदेश। जनजातियों की जनसंख्या होने के कारण इसको जनजाति प्रदेश के भी नाम से जाना जाता है। क्या कहते हैं जी इसको, जनजाति प्रदेश। इसके अतिरिक्त आगे बढ़ते हैं और हम लोग देखते हैं, क्या देखते हैं हम लोग देखते हैं कि यहाँ पर क्या है, यहाँ पर हम लोग देखते हैं फॉरेस्ट। भारत में सबसे ज्यादा फॉरेस्ट अकॉर्डिंग टू एरिया वाइज, है ना, क्षेत्रफल की दृष्टिकोण से सबसे ज्यादा वन बहुल्य वाला राज्य कौन सा है, एग्जाम में आपसे पूछा जाए तो आपका जवाब होगा क्या होगा जी, मध्य प्रदेश। तो चलिए इसके अन्य तथ्यों को हम लोग यहाँ पे नोट करते हैं। सबसे पहले आप लोग देख रहे होंगे ये महत्वपूर्ण तथ्य लिखा हुआ है, इसी महत्वपूर्ण तथ्यों को मैं यहाँ पे नोट करते हुए चल रहा हूँ। सबसे पहले इसको क्या कहा जाता है, इसको कहा जाता है हृदय प्रदेश। क्या कहते हैं, हृदय प्रदेश। और इस संज्ञा को किसने दिया था, आपको पूछा जाए तो आप याद रखेंगे जवाहरलाल नेहरू जी ने, आपको याद रखना है। इसके अतिरिक्त हमने और क्या कहा, इसको कहा हम लोग एनटीसीए की रिपोर्ट के अनुसार सबसे ज्यादा बाघों की संख्या अगर किसी स्टेट में है तो वो कौन सा स्टेट है जी, मध्य प्रदेश। यही कारण है कि मध्य प्रदेश को क्या कहा जाता है, मध्य प्रदेश को कहा जाता है टाइगर स्टेट। आप अच्छे से याद रखेंगे ना। और ये रिपोर्ट कौन जारी करता है, मैंने कहा था एनटीसीए। आप कमेंट बॉक्स में इसके फुल फॉर्म को हमको कमेंट करके बताएंगे इसका फुल फॉर्म क्या होता है। एनटीसीए, एनटीसीए की रिपोर्ट के अनुसार सबसे ज्यादा बाघों की संख्या कौन से स्टेट में है, एग्जाम में पूछा जाएगा आपसे, आप बताएंगे कहां है, मध्य प्रदेश में। तीसरे नंबर पे हम लोगों ने क्या कहा, अकॉर्डिंग टू एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर के अनुसार हम जब पढ़ते हैं तो उत्पादन, कौन से उत्पादन में, किसके उत्पादन में, सोयाबीन के उत्पादन में हमेशा मध्य प्रदेश के अग्रणी स्थान होने के कारण मध्य प्रदेश को कहा जाता है सोया स्टेट। सोया स्टेट कहने का मतलब सोने वाला सोया नहीं है जी, ये है सोयाबीन वाला सोया, ठीक है, सोया स्टेट, सोया स्टेट कहा जाता है। इसके अतिरिक्त और क्या कहा जाता है, हम लोगों ने कहा अकॉर्डिंग टू फॉरेस्ट, हम लोग क्या बोले, वन क्षेत्रफल की दृष्टिकोण से भारत का सबसे बहुल्य क्षेत्र कौन सा है, वनों की दृष्टिकोण से सबसे ज्यादा क्षेत्रफल किसके, कौन से स्टेट में आता है वन क्षेत्रफल, वो है मध्य प्रदेश। तो सर्वाधिक वन क्षेत्रफल वाला पूछा जाए आपको तो भी आपका जवाब क्या होगा, सर्वाधिक वन क्षेत्रफल। आपको अच्छे से याद रखना है सर्वाधिक वन क्षेत्रफल। इसके अतिरिक्त सर्वाधिक जनजातियों की जनसंख्या कहां पर है, तो वो भी मध्य प्रदेश में। मैं यहां पर अगर ऐसे लिख दूं सर्वाधिक एसटी, तो आप इसका फुल फॉर्म समझेंगे शेड्यूल्ड ट्राइब, जनजाति, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अब सामान्य परिचय के बाद आगे प्राकृतिक विशेषताओं की ओर। प्राकृतिक विशेषताओं में आप सबसे पहले जब आते हैं तो मैं आप सबको एक महत्वपूर्ण सूचना बता दूं, जियोग्राफी सबसे ज़्यादा अगर कहीं से प्रश्न पूछता है जियोग्राफी से एग्जामिनर, तो वो होता है प्राकृतिक विशेषताओं से। प्राकृतिक विशेषताओं में क्या क्या समाहित होता है, तो सबसे पहले तो होता है पर्वत, पहाड़। इसके अतिरिक्त हम पढ़ते हैं रिवर के बारे में, प्राकृतिक, क्योंकि रिवर को इंसान नहीं बनाता है ना, इसलिए प्रकृति के द्वारा बना होता है। और यहाँ से प्रश्न, अधिकतम प्रश्न आपको देखने को मिलते हैं पर्वतों से, नदियों से, बंदरगाह से,
ठीक है, तो इन प्रकार की चीज़ों से एग्जाम में सबसे ज़्यादा प्रश्न ज्योग्राफी में बनते हैं और उन सबको हम लोग इसी राज्य प्रदर्शन की श्रृंखला में इतने डिटेल में पढ़ेंगे कि जब हम लोग उसको सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ने के लिए जिस दिन हम आएंगे तब आप पाएंगे कि हम लोगों ने 95% चीज़ें यहीं पर कवर कर लिया है। ठीक है, तो आप सब रेडी हैं? तो चलिए बढ़ते हैं प्राकृतिक विशेषताओं की ओर और आज देखते हैं हम लोग मध्य प्रदेश की प्राकृतिक विशेषताओं में सबसे पहले पर्वत श्रृंखलाओं को। तो पर्वत श्रृंखलाओं को पढ़ने से पहले मैं आप सबको एक डायग्राम के माध्यम से दो महत्वपूर्ण सूचना आपको यहीं पर बताने वाला हूं, उसको आप अच्छे से देखेंगे। आप जब मध्य प्रदेश पढ़ते हैं तो मध्य प्रदेश में आप सबको दो पर्वत श्रृंखलाएं सबसे महत्वपूर्ण दृष्टिकोण से दिखता है। एक है विंध्यन पर्वत या विंध्याचल पर्वत और दूसरा है सतपुड़ा पर्वत। तो आपको याद रखना है दो पर्वत श्रृंखलाओं के बारे में मध्य प्रदेश में, एक को क्या कहा जाता है विंध्याचल पर्वत और एक को क्या कहा जाता है सतपुड़ा पर्वत। विंध्याचल पर्वत और सतपुड़ा पर्वत को पढ़ने से पहले मैं बता दूं ये दोनों पर्वत जो हैं ब्लॉक माउंटेन का एग्जाम्पल है। कैसे माउंटेन का एग्जाम्पल है? ब्लॉक माउंटेन का एग्जाम्पल है। ब्लॉक माउंटेन किसको कहते हैं? भ्रंशोत पर्वतों को कहा जाता है इंग्लिश में ब्लॉक माउंटेन। और ये माउंटेन बनते कैसे हैं इसको थोड़ा सा समझते हैं, देन उसके बाद इनके बारे में हम लोग और डिटेल पढ़ेंगे। तो चलिए थोड़ा सा देखते हैं ब्लॉक माउंटेन बनते कैसे हैं। आप सब को मैं बता दूं जब हम लोग हिमालय पर्वत की उत्पत्ति के बारे में जब हम लोग पढ़ेंगे तब हम लोग पढ़ेंगे एक थ्योरी जिसको कहा जाता है प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी। क्या कहते हैं जी? प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी। और प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी को किसने दिया था? तो हम लोग पढ़ते हैं प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी को दिया था हैरी हेस ने। ठीक है, हम लोग पढ़ेंगे प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी। तो प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी में पढ़ते क्या है? पृथ्वी के गर्भ के भीतर, भूगर्भ के अंदर, पृथ्वी के अंदर कुछ प्लेटें पाई जाती हैं और उन प्लेटों में क्या होती हैं? संचलन होती हैं, गति होती हैं। ठीक है, तो उनकी गतियों के अनुसार प्लेटों के बीच में अलग अलग गति होती है और उनमें कौन कौन सी गति होती है? तो आपको याद रखना है उसमें कुछ बल लगने के कारण गतियां होती हैं। तो उसमें मुख्यतः दो टाइप के बल पड़ते हैं। वैसे हमको पढ़ना 3 टाइप का होता है लेकिन यहाँ पे काम का कितना है? 2। तो मैं आपको अभी यहाँ पे बता रहा हूँ 2 टाइप के फोर्स के बारे में। एक होता है डाइवर्जेंट फोर्स। क्या होता है? डाइवर्जेंट फोर्स। आपको याद रखना डाइवर्जेंट फोर्स। डाइवर्जेंट फोर्स जिसको हिंदी में कहा जाता है अपसारी बल। क्या कहते हैं जी? अपसारी बल। अपसारी बल कहते हैं। जबकि एक फोर्स लगता है उसको क्या कहते हैं? एक को कहते हैं कन्वर्जेंट फोर्स। क्या कहते हैं? कन्वर्जेंट फोर्स। और हिंदी में इसको क्या कहेंगे? हिंदी में कहा जाएगा इसको अभिसारी बल। क्या कहते हैं? अभिसारी बल। इंग्लिश में क्या कहते हैं? कन्वर्जेंट फोर्स। याद रखेंगे कन्वर्जेंट फोर्स कहा जाता है। अभिसारी बल और अपसारी बल। आप सब देख पा रहे होंगे डायग्राम में मैंने अपसारी बल पर 2 तीर का निशान ऐसे बनाया हुआ है। तो इसमें होता क्या है? जब प्लेटों के बीच में संचलन होती है, जब उनमें अपसारी बल लगता है, डाइवर्जेंट फोर्स लगता है, तो दोनों प्लेटें ऐसे दूर जाने लगती हैं। ठीक है, कौन कौन से प्लेटें? ये प्लेटें और ये प्लेटें ऐसे दूर जाने लगती हैं। तो इसमें ये जो बीच वाला जो हिस्सा है इसमें लगता है धसाव बल। क्या बल लगता है? धसाव बल। और ये जो क्या होता है, ये वाला पोर्शन बन जाता है कुछ इस टाइप का। आपको इसको देखने को मिलता है। कैसे देखने को मिलता है? ये हो जाता है ए हो जाता है बी और ये हो जाता है सी। अपसारी बल लगने के कारण जब ये दूर हटते हैं तो बीच वाला पोर्शन जो है नीचे की ओर ऐसे धस जाता है और इसी धसाहट के कारण से इस बीच में एक वैली का निर्माण होता है जिसको कहा जाता है रिफ्ट वैली या भ्रंश घाटियां। और इन पर्वतों के निर्माण को क्या कहा जाता है? इन पर्वतों को कहा जाता है ब्लॉक माउंटेन या भ्रंशोत पर्वत। क्या कहते हैं? ब्लॉक माउंटेन या भ्रंशोत पर्वत। ठीक है, आई होप आप सबको अच्छे से क्लियर होगा कि ब्लॉक माउंटेन किसको कहते हैं और या फिर ब्लॉक माउंटेन या भ्रंशोत पर्वत किसको कहते हैं। आई होप आप सबको अच्छे से क्लियर हुआ होगा। ये तो रहा अपसारी बल। लेकिन अभिसारी बल में यही पर्वत कैसे बनता है? एक तो अपसारी बल के कारण बन गया। अब जब अभिसारी बल की हम बात करते हैं तो जब दोनों प्लेटें एक दूसरे की ओर ऐसे आती हैं और ये बीच वाला पर्वत अपने जगह पर स्थायी रूप से बना होता है। क्या कहा? बी अपने स्थान पर
ऐसे बना रहेगा और इन दोनों पर्वतों की ओर, दोनों ओर से क्या लगाया जाएगा, फोर्स लगाया जाए। कौन सा बल फोर्स लगाया जा रहा है जी, कन्वर्जेंट फोर्स या अभिसारी बल। तो ऐसी स्थिति में क्या होता है, ये अपने स्थान पर यथावत बना रहता है और ये दोनों पर्वत मुड़ करके क्या हो जाते हैं, ऊपर उठ जाते हैं, अगल बगल से आकर के ऐसे ऊपर की ओर उठ जाते हैं। और ऐसे कंडीशन में भी आप देख पा रहे होंगे यहाँ बीच पे क्या हो गया है, रिफ्ट का निर्माण हो गया है। तो जब भी हम ब्लॉक माउंटेन देखेंगे तो हम लोग पाएंगे वहां पर या तो अपसारी बल या तो अभिसारी बल के कारण में रिफ्ट वैली या भ्रंश घाटियों का निर्माण होता है। मैं ये सारी कहानी आपको क्यों बता रहा हूं, क्योंकि हम लोग पढ़ने वाले हैं विंध्याचल और सतपुड़ा के बीच एक रिफ्ट वैली है और इसी रिफ्ट वैली या भ्रंश घाटियों से एक नदी का प्रवाह होता है जिसको हम लोग कहते हैं नर्मदा नदी। आई होप आप सबको क्लियर हुआ होगा। अब बढ़ते हैं आगे हम लोग विंध्याचल पर्वत की ओर। चलिए थोड़ा सा इसको मिटा लेते हैं। आई होप आप सबको क्लियर हो गया होगा। इसको मिटा ले, आप इसको पॉज करके स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, है ना। अब मैं इसको मिटा दे रहा हूं क्योंकि हमको पढ़ना है अभी, क्या पढ़ना है, हमको पढ़ना है अभी सबसे पहले विंध्याचल पर्वत। चलिए हम विंध्याचल पर्वत, उसके बाद सतपुड़ा पर्वत को डिटेल से पढ़ते हैं। आप ये देख पा रहे होंगे इसके पश्चिम में कौन सा राज्य स्थित है, गुजरात। गुजरात के बारे में हम लोगों ने प्रीवियस क्लास में 2 क्लासों में इसको पूरा कंप्लीट किया था, तो आप लोग इसको अच्छे से जाके पढ़ेंगे। एक श्रृंखला विंध्याचल की कुछ इस प्रकार से और एक श्रृंखला कुछ आपको ऐसे थोड़ा सा ऊपर में, देन उसके बाद में ये ऐसा आपको जाते हुए दिखाई देगा। आप देख पा रहे होंगे विंध्याचल पर्वत का विस्तार आपको गुजरात से लेकर के गुजरात, मध्य प्रदेश, उसके बाद आपको छत्तीसगढ़, बिहार और झारखंड में भी आपको देखने को मिल रहा है। आप सब अच्छे से देख पा रहे हैं। अगर नहीं देख पा रहे हैं तो इसको मैं थोड़ा सा और ड्रॉ कर दे रहा हूं, आप अच्छे से इसको देख लेंगे। ये जो आप देख पा रहे हैं ये पूरा श्रृंखला कहलाता है विंध्याचल पर्वत। ठीक है, तो विंध्याचल पर्वत को आप लोग देखेंगे, इसको थोड़ा सा लिख लेते हैं आप सबकी समझने के लिए थोड़ा सा। ये कौन सा पर्वत है, विंध्याचल पर्वत। विंध्याचल पर्वत को हम लोग जब पढ़ेंगे तो विंध्याचल की अलग अलग हम श्रेणियां देखेंगे। अभी हम लोगों ने इसका विस्तार देखा, कहाँ से देखा, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, बिहार और झारखंड में। तो हम लोग जानते हैं कि इसको अलग अलग राज्यों में अलग अलग नाम से जानते हैं। इसके लिए हम लोगों ने एक ट्रिक बनाया है, एक मूवी के नाम पर। एक मूवी आया था बहुत पुराना, बचपन में हम लोग देखते थे और उसके गाने को खूब गाते थे। उसका ट्रिक क्या, उसी मूवी का नाम क्या था, नदिया के पार। वहीं से हमने इसका एक ट्रिक बनाया। ट्रिक क्या है जी, ट्रिक को मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ। ट्रिक है विभा के पार। क्या है, विभा के पार। किसी का नाम अगर विभा हो तो हमको माफ़ करिएगा, हम किसी को ठेस पहुंचाना नहीं चाहते हैं। हमने केवल ऐसे ही इसको याद रखने के लिए ट्रिक बनाया हुआ है। आप याद रखेंगे विभा के पार में जो वी आपको दिख रहा है वो वी क्या है, वी है विंध्याचल। जबकि भा का अर्थ क्या होता है, भांडेर पर्वत, और के का अर्थ क्या होता है, कैमूर पर्वत, और पार का मतलब होता है पारसनाथ की पहाड़ी। तो चलिए अब इनकी स्थितियों को हम लोग मैप में ड्रॉ कर लेते हैं। मैप में ड्रॉ करते हैं और बढ़ते हैं आगे और देखते हैं यहाँ पे विभा के पार का पूरा मतलब क्या है। ये जो श्रृंखला आप देख पा रहे हैं, यहीं पर एक स्थान है, इसको कहा जाता है भांडेर पर्वत। क्या कहते हैं, भांडेर पर्वत। आपको अच्छे से याद रखना है। कैमूर पर्वत की अगर हम बात करते हैं तो कैमूर का कोई एग्जैक्ट एक लोकेशन नहीं बताया जाता है। जैसे कि आप छत्तीसगढ़ में पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं, छत्तीसगढ़ में आप पढ़ते हैं एक जगह जिसको आप कहते हैं मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर और साथ ही कोरिया। कोरिया में, इन दोनों जिलों में हम लोग एक पर्वत श्रृंखला का विस्तार पढ़ते हैं जिसको कहते हैं देवगढ़ की पहाड़ी। और उस देवगढ़ की पहाड़ी में हम लोग क्या देखते हैं, कैमूर पर्वत। तो हम लोग उसको कहाँ देख रहे हैं, छत्तीसगढ़ में। जबकि आप मध्य प्रदेश वाले सेक्शन में जब जाकर देखेंगे तो मध्य प्रदेश में भी इस वाले सेक्शन को क्या कहते हैं वो लोग, कैमूर पर्वत। जबकि हम लोग यहाँ पे भी क्या पढ़ रहे हैं, कैमूर पर्वत। आप जब बिहार में जाएंगे तो बिहार में एक जिला कैमूर जिला पड़ता है। उस जिला में उनका मानना है कि कैमूर पर्वत का विस्तार है। तो ऐसी स्थिति में आप क्या समझ पा रहे हैं, कैमूर पर्वत को हम किसी एक जगह पर हम लोग नहीं मान सकते। तो आपको मान के ये चलना है कि कैमूर पर्वत विंध्याचल का भाग है, लेकिन किसी एक जगह पर हम इसको डिनोट नहीं कर पाएंगे। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हम लोग पारसनाथ की पहाड़ी। पारसनाथ की पहाड़ी को हम लोग देखते हैं तो पारसनाथ की पहाड़ी कहाँ है, पारसनाथ की पहाड़ी स्थित है झारखंड में। ये वो स्थान है जहां पर हम इंडियन हिस्ट्री जब पढ़ेंगे तब हम देखेंगे
जैन तीर्थंकर जब पढ़ते हैं हम लोग, जैन धर्म में जब पढ़ते हैं, तो जैन धर्म में जो अच्छे पुरुष हुए हैं, जो जैन धर्म के बारे में ख्याति प्राप्त रहे हैं, जो जैन धर्म के प्रचार प्रसार में लगे रहे हैं, जो जैन धर्म को ऊंचाइयों पर ले गए हैं, उनको हम लोग क्या कहते हैं? तीर्थंकर। और ऐसे जैन धर्म के अधिकतम तीर्थंकरों को इसी पारसनाथ की पहाड़ी पर, जो झारखंड में स्थित है, वहीं पर कैवल्य या मोक्ष की प्राप्ति हुई है। आप लोग इंडियन हिस्ट्री जब हम लोग पढ़ेंगे, एमसीक्यूज की सीरीज के माध्यम से हम लोग कवर कर रहे हैं, आप लोग हमारे साथ शाम 5 बजे हर रोज जुड़कर उसको जान सकते हैं। तो हम लोग लिख लेते हैं इसको थोड़ा सा विंध्याचल पर्वत के बारे में। चलिए देखते हैं विंध्याचल पर्वत। विस्तार मैंने क्या कहा? विस्तार कहाँ से कहाँ तक है बोला है मैंने? आपको विस्तार याद रखना है। एक तो मैंने बोला गुजरात में, इसके अतिरिक्त मैंने क्या बोला है? एमपी में। एमपी के बाद हमने कहाँ देखा है जी? हमने देखा है इसको छत्तीसगढ़ में। इसके अतिरिक्त कहाँ देखा है? बिहार और झारखंड में। इतने राज्यों में हमने इसका विस्तार देखा है। कहीं कहीं पर कई लोगों का मानना है इसका विस्तार उत्तर प्रदेश में भी है, जो कि संभवतः सही भी लगता है, क्योंकि यहाँ पर उत्तर प्रदेश का एक निचला हिस्सा है। तो अगर आपको कहीं पर ऐसा पूछ लिया जाए तो आप उसको बता सकते हैं कि इसका विस्तार थोड़ा सा उत्तर प्रदेश में भी है, पर उसको मुख्यतः नहीं पढ़ा जाता है, इसलिए मैं यहाँ पर नहीं लिख रहा हूँ। ठीक है, चलिए देखते हैं हम लोग इसके बारे में। और इसका विस्तार आप लोगों ने देख लिया। इसके साथ साथ हम लोगों ने क्या पढ़ा है? हमने पढ़ा है इसकी श्रृंखलाओं के बारे में। विंध्याचल पर्वत के लिए हमने ट्रिक बनाया हुआ है भांडेर, कैमूर और पारसनाथ। तो पारसनाथ तो कहाँ आएगा? मैंने बोला है झारखंड में। तो आप यहां पर लिख लेंगे पारसनाथ। इसके अतिरिक्त अगर हम बात करते हैं तो हम देखते हैं मध्य प्रदेश में इसकी एक श्रृंखला है जिसको क्या कहा जाता है? भांडेर पर्वत। और इसी भांडेर पर्वत पर विंध्याचल पर्वत श्रेणी का सबसे ऊंचा चोटी, जिसको हम कहते हैं शिखर, क्या कहते हैं? शिखर। विंध्याचल पर्वत की सबसे ऊंची शिखर अगर कहीं पर स्थित है तो वो क्या है? भांडेर पर्वत। और उसका नाम क्या है? उसका नाम है गुडविल हिल। क्या है? गुडविल हिल, हिल्स या हिल। इसी को हिंदी में क्या कहते हैं? हिंदी में कहते हैं सद्भावना चोटी। ठीक है, आपको याद रखना है सद्भावना चोटी। किसकी सबसे ऊंची चोटी है जी? विंध्याचल पर्वत की। कहाँ स्थित है? मध्य प्रदेश में। और मध्य प्रदेश में भी विंध्याचल की किस श्रेणी में है? अगर आपसे पूछा जाए तो कौन सी श्रेणी में है? भांडेर श्रेणी में। आई होप आप सबको क्लियर हुआ होगा। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इसी विंध्याचल पर्वत के बारे में अन्य महत्वपूर्ण तथ्य। आप अगर देख रहे होंगे विंध्याचल पर्वत को, तो ये भारत के बीचों बीच स्थित है। कैसे स्थित है? बीचों बीच। इसीलिए एग्जाम में यह कहा जाता है विंध्याचल पर्वत उत्तरी भारत और दक्षिणी भारत को 2 बराबर भागों में विभाजित करता है। तो आपको एग्जाम में अगर ऐसा पूछ लिया जाए, बताइए उत्तरी भारत और दक्षिणी भारत को कौन सी पर्वत श्रृंखला 2 बराबर भागों में विभाजित करती है, तो आपका जवाब होगा विंध्याचल पर्वत। तो चलिए उसको भी लिख लेते हैं यहां पे। आपको याद रखना है भारत को 2 बराबर भागों में ना, विभाजित करता है। एक बात याद रखना है, भारत को 2 बराबर भागों में कहने का मतलब उत्तरी भारत और दक्षिणी भारत। इसके अतिरिक्त इसी प्रश्न को और कैसे बनाया जा सकता है? आप जानते हैं उत्तरी भारत को तो उत्तरी भारत कह रहे हैं हम लोग, या उत्तर भारत का विशाल मैदान कहते हैं। जब हम लोग प्राकृतिक विभाजन पढ़ते हैं तो उत्तरी भारत का विशाल मैदान पढ़ते हैं हम लोग, जो नदियों के द्वारा, हिमालयी नदियों के द्वारा उसका निर्माण होता है। वो एक अलग टॉपिक है, बाद में उसको हम पढ़ेंगे। और जब हम दक्षिणी भारत में जब जाते हैं तो हम लोग एक पठार के बारे में जानते हैं जिसको भारत का सबसे पुराना प्राकृतिक भूभाग कहा जाता है। और उस भूभाग का नाम क्या है? पेनिनसुला इंडिया या प्रायद्वीपीय भारत। आपको याद रखना है। तो एग्जामिनर आपसे ऐसे पूछ ले, बताइए उत्तरी भारत और पेनिनसुला भारत या प्रायद्वीपीय भारत को कौन सा पर्वत श्रृंखला पृथक करता है या 2 बराबर भागों में बांटता है, तब भी आपका जवाब क्या होगा जी? आपका जवाब होगा विंध्याचल पर्वत। इतना डिटेल में एग्जाम में आजकल जा रहा है, इसलिए इतना डिटेल में हमको पढ़ना है। चलिए बढ़ते हैं आगे और देखते हैं विंध्याचल पर्वत के बारे में। विंध्याचल पर्वत के बारे में अगर हम देखते हैं तो विंध्याचल पर्वत में कुछ खनिज हमको प्राप्त होते हैं। क्या प्राप्त होते हैं? एक सेकंड है ना, आप लोग यहाँ पे इसको थोड़ा देखेंगे। ये जो लिखा हुआ है विंध्याचल पर्वत के बारे में लिखा हुआ है, हम लोग सतपुड़ा के बारे में यहाँ से लिखना स्टार्ट करेंगे।
मैंने उसको लाना, पहले इसको लाना चाहिए था मुझे, मैं नहीं ला पाया था। आपको याद, आई होप आप सबको ऐसे क्लियर दिख रहा होगा, है ना। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं यहाँ के खनिज संसाधन के बारे में। क्या देखते हैं? खनिज संसाधन। तो आप जब विंध्याचल पर्वत की बात करते हैं तो विंध्याचल पर्वत श्रेणी पर आपको याद रखना है कौन कौन से खनिज प्राप्त होते हैं। तो खनिज बोले या यहाँ से प्राप्त होने वाले कुछ महत्वपूर्ण घटक बोले तब भी आपको याद रखना है क्या क्या प्राप्त होता है। एक तो प्राप्त होता है लाल बलुआ पत्थर। क्या प्राप्त होता है? लाल बलुआ पत्थर। इसके अतिरिक्त हमको और क्या प्राप्त होता है? विंध्याचल पर्वत से चूना पत्थर। क्या प्राप्त होता है? चूना पत्थर। इसके अतिरिक्त आपको याद रखना है विंध्याचल पर्वत श्रेणी को, जो सबसे महत्वपूर्ण बात है, यहां पर विंध्याचल पर्वत श्रेणी पर एक स्थान है जिसको कहा जाता है बिजावर श्रेणी। क्या कहते हैं? बिजावर की श्रेणी। विंध्याचल के दक्षिणी भाग पर स्थित है बिजावर की श्रेणी, और बिजावर की श्रेणी में एक स्थान है उसको कहा जाता है पन्ना। क्या कहते हैं? पन्ना। पन्ना मध्य प्रदेश का एक महत्वपूर्ण स्थान है जो बिजावर की श्रेणियों के पास स्थित है और विंध्याचल पर्वत के दक्षिण में स्थित है। लेकिन आपको याद रखना है पन्ना, और पन्ना को क्यों याद रखना है? पन्ना को याद रखना है और कैसे याद रखना है मैं आपको बता दूं। एक बॉलीवुड का बढ़िया फेमस गीत है, पन्ना की तमन्ना है कि हीरा मुझे मिल जाए। तो आपको याद रखना है पन्ना वो स्थान है जहां से हमको हीरा की प्राप्ति होती है, और हीरा के उत्पादन में मैं आपको बता दूं मध्य प्रदेश समूचे भारत में अव्वल स्थान पर है या पहले स्थान पर है। ठीक है, तो आपको याद रखना क्या क्या मिल रहा है हमको। सबसे पहले क्या मिल रहा है? चूना पत्थर। क्या मिलता है? लाइमस्टोन। इसके अतिरिक्त हमको क्या मिलता है? बलुआ पत्थर। और बलुआ पत्थर के अंदर क्या मिलता है? बलुआ पत्थर के अलावा हमको क्या मिलता है? हमने बोला है हीरा की प्राप्ति होती है। और हीरा के बारे में हम लोग अभी जब मध्य प्रदेश के खनिज के बारे में अगली क्लास अब हम लेकर आएंगे, जब अगला पार्ट, क्योंकि आज मुझे पता है हम वहाँ तक नहीं जा पाएंगे। जब हम अगले पार्ट को लेकर आएंगे तब हम देखेंगे ये हीरा कहाँ से प्राप्त होता है और कैसे प्राप्त होता है। अभी आपको याद रखना है ये बिजावर की श्रेणी जो किसका भाग है? किसका भाग है जी? विंध्याचल का ही भाग है ना, अभी विंध्याचल पढ़े ना। बिजावर की श्रेणी से हमको क्या प्राप्त होता है? हीरा प्राप्त होता है। तो आई होप आप सब अच्छे से विंध्याचल पर्वत को समझे होंगे। दो बराबर भागों में बांटने वाली पर्वत कौन सा है? विंध्याचल पर्वत। इसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? सद्भावना। और यहीं पर आप लोग सद्भावना का अगर ऊंचाई लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं। इसकी सबसे ऊंची चोटी की ऊंचाई है 752 मीटर। ठीक है, तो ये रहा आपका विंध्याचल पर्वत। विंध्याचल पर्वत के बारे में जब हम पर्वत श्रृंखला वाले चैप्टर में आएंगे तब और डिटेल में पढ़ेंगे। आज के लिए विंध्याचल पर्वत काफ़ी है। अब हम बढ़ते हैं आगे और पढ़ते हैं सतपुड़ा पर्वत के बारे में। ये एक ब्लॉक माउंटेन है, मैंने इसके पहले जब बनाया था उसमें बताया था। अगर आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। यहीं पर ये ब्लॉक माउंटेन है। क्या है? ब्लॉक माउंटेन। इसके अतिरिक्त आपको याद रखना है ब्लॉक माउंटेन के साथ साथ इसको कहते हैं हम लोग अवशिष्ट पर्वत। क्या कहते हैं? अवशिष्ट पर्वत। हमने जब गुजरात वाले पार्ट को पढ़ा था तब हम लोगों ने देखा था अरावली का दक्षिणी विस्तार गुजरात से होकर राजस्थान, हरियाणा और दिल्ली तक था। तो हम लोगों ने देखा था कि अरावली भी एक प्रकार का अवशिष्ट पर्वत है। अवशिष्ट पर्वत कहने का मतलब होता है ऐसी पर्वत श्रृंखला जिसकी अब शिखर या चोटियां और ऊपर नहीं ही उठकर क्या हो रही है, अब नीचे घटती जा रही है या उनका अपर्दन होते जा रहा है। और वो अपर्दन जो होता है विभिन्न कारणों से होता है जिसको हम लोग बाद में पढ़ेंगे। तो आपको याद रखना है विंध्याचल पर्वत कैसे पर्वत है? ब्लॉक या अवशिष्ट पर्वत। चलिए अब बढ़ते हैं सतपुड़ा पर्वत की ओर, और सतपुड़ा को भी हम लोग ऐसे ही डिटेल से पढ़ने वाले हैं। तो सतपुड़ा को अगर हम देखें तो ये जो श्रेणी लिखा हुआ है इसको मैं मिटा दे रहा हूं क्योंकि यहीं से हम लोग इसको ड्रॉ करने वाले हैं। आप याद रखना बिजावर की श्रेणी, इसको आप लोग डिनोट कर लेना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हम लोग क्या देखने वाले हैं। हम लोग देखने वाले हैं अब सतपुड़ा की पहाड़ी। क्या देखने वाले हैं? सतपुड़ा की पहाड़ी। आई होप आप अच्छे से इसको क्लियर देख पा रहे होंगे। ये क्या है? सतपुड़ा की पहाड़ी। सतपुड़ा की पहाड़ियों के भी विस्तार के बारे में हम जब बात करते हैं तो हम लोगों ने ये पढ़ा है, जब गुजरात हम पढ़ रहे थे तो सतपुड़ा के सबसे पश्चिमी विस्तार को हम लोगों ने क्या कहा था? सबसे पश्चिमी विस्तार को हम लोगों ने नाम दिया था, क्या नाम दिया था जी? राजपीपला की, क्या नाम दिया था? राजपीपला की पहाड़ी। आप अच्छे से याद रखेंगे क्या क्या नाम दिया था हम लोगों ने? राजपीपला की पहाड़ी।
उसके बाद आपको याद रखना है, इसको और अलग अलग नाम से जाना जाता है। लेकिन अगर हम एमपीपीएससी या एमपी के किसी एग्ज़ाम की तैयारी नहीं कर रहे हैं तो हमको कितना पढ़ना चाहिए वो मैं आपको अभी बताने वाला हूं। हमको इसके अलग अलग श्रेणियों में भी एकदम जो छोटी छोटी श्रेणियां हैं उसको हमको नहीं पढ़ना है, हमको पढ़ना है हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो हमको देखना है इसके सबसे पश्चिमी विस्तार को गुजरात में क्या कहा जाता है, राजपीपला की पहाड़ी। जब ये मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के वाले सेक्शन में आप जो देख पा रहे होंगे, इस वाले सेक्शन को क्या कहा जाता है, गाविलगढ़ की पहाड़ी, जो कि महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में है। जब यहीं से हम लोग आगे बढ़ते हैं तो इस वाले जो सेक्शन पे जो पहाड़ आएगा इसको हम कहते हैं महादेव पहाड़ी। क्या कहते हैं, महादेव पहाड़ी। तो क्या क्या नाम हो गया, राजपीपला की पहाड़ी, गाविलगढ़ की पहाड़ी, महादेव की पहाड़ी, और ये जो मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के बीच जो आपको सीमा रेखा बनाती हुई जो पर्वत श्रृंखला दिख रही है उसको कहा जाता है मैकाल रेंज या मैकाल पर्वत। इसी मैकाल पर्वत का विस्तार आपको छत्तीसगढ़ में देखने को मिलता है, कबीरधाम, राजनांदगांव और ऊपर मुंगेली, गोरेला, पेंड्रा, मरवाही वाले जिलों में। ठीक है, तो चलिए हम लोग देखते हैं सतपुड़ा के पर्वत श्रृंखलाओं के बारे में और उसको हम लोग नोट करते हुए चलते हैं। हमने विस्तार कहां कहां बोला है, हमने विस्तार कहां कहां देखा है जी, हमने विस्तार देखा है सबसे पहले गुजरात में, इसका पश्चिमी विस्तार देखा है। इसके अतिरिक्त हम लोग ने कहाँ देखा है, हमने देखा है महाराष्ट्र में भी सतपुड़ा का थोड़ा सा विस्तार है। इसके अतिरिक्त हम लोगों ने कहाँ देखा है, समूचे मध्य प्रदेश में इसका विस्तार है। इसके अलावा हम लोगों ने और क्या देखा है, इसके अलावा हम लोगों ने देखा है ये छत्तीसगढ़ में भी इसका विस्तार हमको देखने को मिलता है। तो 4 राज्यों में हमको इसका विस्तार देखना है। ठीक है, आपको देखना है गुजरात, महाराष्ट्र, एमपी और छत्तीसगढ़। अब यहाँ पर हम लोगों ने क्या क्या नाम दिया था उसको भी हम लोग यहाँ पर नोट कर लेते हैं। सबसे पहले मैं गुजरात में इसके पश्चिमी छोर को क्या नाम दिया, और हम लोगों ने गुजरात की श्रृंखला में भी पढ़ा था, क्या नाम देते हैं इसको, राजपीपला की पहाड़ी। क्या कहते हैं, राजपीपला की पहाड़ी। अच्छे से याद रखेंगे, सतपुड़ा के पश्चिमी छोर को राजपीपला की पहाड़ी कहा जाता है। ठीक है, इसके अतिरिक्त जब हम लोग आते हैं तो मैंने क्या कहा, ये जो सेक्शन आप देख पा रहे हैं, ये जो समूचा सेक्शन देख रहे हैं जो एमपी और महाराष्ट्र के सेक्शन में दिख रहा है, इस पहाड़ी को कहते हैं गाविलगढ़ की पहाड़ी। क्या कहते हैं, गाविलगढ़ की पहाड़ी। आपको याद रखना है। जब मध्य प्रदेश में आते हैं तो मध्य प्रदेश में इसको क्या कहते हैं, मध्य प्रदेश में कहा जाता है महादेव की पहाड़ी। एग्जाम में आपसे ऐसे ही प्रश्न बना दिया जाएगा, बताइए निम्नलिखित में से सतपुड़ा का भाग कौन नहीं है, गाविलगढ़, राजपीपला, महादेव और भांडेर। तब आप देख चुके हैं कि भांडेर जो है विंध्य पर्वत का भाग है या विंध्याचल का भाग है, तब आप इसको बेहद आसानी से बना पाएंगे। लेकिन अगर आपने ऐसे ही पढ़ लिया सतपुड़ा और विंध्याचल का विस्तार मध्य प्रदेश में है और आप आगे बढ़ गए, तब आप क्या करेंगे एग्जाम में, आप निसंदेह इस प्रश्न को गलत करके आएंगे। इसीलिए हम इसको थोड़ा सा डिटेल पढ़ रहे हैं। राजपीपला की पहाड़ी, गाविलगढ़ की पहाड़ी, महादेव की पहाड़ी और छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश वाले बॉर्डर में इसको क्या कहते हैं जी, इसको कहते हैं मैकाल रेंज। मैं यहाँ पर इसकी स्टेट को भी लिख दे रहा हूँ एक साथ, एमपी प्लस सीजी में क्या कहा जाएगा, मैकाल कहा जाएगा। ये केवल मध्य प्रदेश में इसको क्या कहा जाता है, मध्य प्रदेश में महादेव कहा जाता है। गाविलगढ़ कब कहा जाता है इसको महाराष्ट्र और दक्षिणी एमपी में इसको क्या कहा जाता है, इसको गाविलगढ़ कहा जाता है। जबकि राजपीपला की पहाड़ी इसकी सबसे पश्चिमी विस्तार है जो कि गुजरात में है। अगर ये सबसे पश्चिमी विस्तार है तो बताइए इसकी सबसे पूर्वी विस्तार क्या हो जाएगा, मैकाल पर्वत। आपको कई जगह देखने को मिलेगा सतपुड़ा का विस्तार छोटा नागपुर के पठार तक है, ऐसा आपको पढ़ने को मिल सकता है। ठीक है, तो आपको अच्छे से याद रखना है। वो अगर किसी अच्छे सोर्स से आपको मिले तब तो आप उसको पढ़ सकते हैं, लेकिन अगर अच्छे सोर्स से नहीं मिलता है तब की कंडीशन में क्या याद रखेंगे, आपको केवल इतना याद रखना है। ठीक है, अब क्या याद रखना है हमको सतपुड़ा की रेंज पे, सतपुड़ा की रेंज में हमको याद रखना है सबसे महत्वपूर्ण फैक्ट। और वो महत्वपूर्ण फैक्ट क्या है, जैसे कि सबसे ऊंची चोटी विंध्याचल की भांडेर पर्वत पर स्थित थी, जिसको हम लोगों ने क्या कहा था, सद्भावना या गुडविल। तो सतपुड़ा की भी सबसे ऊंची चोटी होगी, तो हम लोग देखते हैं वो कहाँ पर है। तो सतपुड़ा की सबसे ऊंची चोटी स्थित है महादेव पर्वत पर, और महादेव पर्वत पर स्थित है उसका नाम क्या है, तो आपको याद रखना है उसका नाम है धूपगढ़ की चोटी। क्या नाम है, धूपगढ़ की चोटी। और इसकी ऊंचाई अगर आपसे पूछ ले तो आप बताएंगे 1350 मीटर इसकी ऊंचाई है। कितनी ऊंचाई है,
1350 मीटर। इसी के पास चौरागढ़ नामक स्थान है और वो चौरागढ़ सतपुड़ा का ही सेकंड हाईएस्ट पीक है। ठीक है, धूपगढ़, देन उसके बाद में आता है चौरागढ़। लेकिन आपके लिए चौरागढ़ इंपॉर्टेंट नहीं है, आपको याद रखना है धूपगढ़, जो सतपुड़ा की सबसे ऊंची चोटी है और इसके महादेव श्रृंखला पर स्थित है। ठीक है, आपको याद रखना है धूपगढ़। और आपको ये क्या याद रखना है, इसी महादेव पर्वत पर एक हिल स्टेशन है। आप ऐसे ही इसको बनाकर याद रख सकते हैं। इस पर्वत श्रृंखला पर मैं डिनोट नहीं कर रहा हूं क्योंकि ये पूरा खिचड़ी हो जाएगा। ठीक है, तो आपको याद रखना है ये जो हिल स्टेशन है जो धूपगढ़ के पास है महादेव पर्वत पर, उसको कहा जाता है पंचमढ़ी हिल्स। क्या कहते हैं? कई लोग घूमने जाने का प्लान बना रहे होंगे पंचमढ़ी, तो आपको याद रखना है ये पंचमढ़ी इसी महादेव पर्वत पर स्थित है, धूपगढ़ के पास। क्या नाम है बोला मैंने जी? पंचमढ़ी। ये एक हिल स्टेशन है। साथ ही आपको याद रखना है ये एक बायोस्फीयर रिजर्व है। क्या है? बायोस्फीयर रिजर्व। आपको याद रखना है अच्छे से, मैं बार बार हर क्लास में ये बोलते हुए चलूंगा। भारत में वर्तमान में 18 बायोस्फीयर रिजर्व है, जिनमें से केवल 12 को यूनेस्को के मैन एंड बायोस्फीयर रिजर्व प्रोग्राम में शामिल किया गया है। क्या कहा मैंने? भारत में कुल कितने बायोस्फीयर रिजर्व हैं? 18, जिसमें से कितने को यूनेस्को ने शामिल किया है मैप की सूची में? मैन एंड बायोस्फीयर रिजर्व प्रोग्राम के तहत केवल 12 को। ठीक है, और आपको कमेंट करके, सर्च करके, खोज करके बताना है, बताइए 12वां नंबर का मैन एंड बायोस्फीयर रिजर्व प्रोग्राम में शामिल होने वाला बायोस्फीयर रिजर्व कौन सा है। चलिए हम लोग थोड़ा सा सतपुड़ा के बारे में और देख लेते हैं। सतपुड़ा की पहाड़ियों पर हम लोग देखते हैं यहीं पर एक स्थान है जिसको कहा जाता है बुरहानपुर। क्या कहते हैं जी? बुरहानपुर। क्या कहते हैं? और इस बुरहानपुर पर के पास एक दर्रा है, इसी को कहा जाता है बुरहानपुर का दर्रा। और इस दर्रे को कहा जाता है, इस बुरहानपुर के दर्रे के पास एक किला है। बेसिकली उस किले को आप याद रखेंगे, एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, हिस्ट्री में पढ़ते हैं इसको। असीरगढ़ का किला। क्या कहते हैं? असीरगढ़ का किला। क्या कहते हैं जी? असीरगढ़ का किला। जब हम लोग अकबर को पढ़ेंगे, मुगल सम्राट अकबर को पढ़ेंगे, मुगल बादशाह अकबर को जब हम पढ़ेंगे तब हम लोग देखेंगे 1601 में असीरगढ़ के किले को जीतने के लिए अकबर ने बहुत प्रयास किया। जब वो इसको नहीं जीत पा रहा था तो ऐसा कहा जाता है कि उसने सोने की चाबी से इसको खोलने का प्रयास किया था। सोने की चाबी से खोलने का प्रयास किया था कहने का मतलब है यहाँ के जो दरवाजा में जो द्वारपाल होते हैं उनको घूस देकर खोलने का प्रयास ऐसा किया था, ऐसा इतिहास में कहा जाता है। तो आप जब हिस्ट्री पढ़ेंगे तब इसके बारे में और अच्छे से पढ़ेंगे, हम लोग देखेंगे। अभी आपको याद रखना है असीरगढ़ का किला बुरहानपुर के दर्रे के पास स्थित है। और ये सब जगह कहाँ पे स्थित है? ये स्थित है सतपुड़ा की पहाड़ियों पर। और आप जब गूगल करेंगे, मैप करेंगे, तो आप देखेंगे बुरहानपुर आपको यहीं कहीं पर देखने को मिल जाएगा। इसीलिए इस दर्रे को कहा जाता है दक्कन का प्रवेश द्वार। क्या कहते हैं? दक्कन का प्रवेश द्वार। एग्जाम में पूछा जाएगा, बताइए दक्कन का प्रवेश द्वार किस दर्रे को कहा जाता है? ऑप्शन ए भोर घाट, ऑप्शन बी थाल घाट, ऑप्शन सी सेनकोट्टा दर्रा, ऑप्शन डी बुरहानपुर दर्रा। तो आप याद रखेंगे मध्य प्रदेश में सतपुड़ा की पहाड़ियों पर स्थित बुरहानपुर दर्रे को क्या कहा जाता है जी? दक्कन का प्रवेश द्वार। चलिए बढ़ते हैं आगे। ये रहा आपका विंध्याचल और सतपुड़ा पर्वत विथ डिटेल। आगे बढ़ते हैं और हम लोग देखते हैं आज अमरकंटक की पहाड़ी और साथ में मुल्ताई की पहाड़ी। आपको मैं अमरकंटक की पहाड़ी और मुल्ताई की पहाड़ी बताने से पहले आपको थोड़ा सा एक बात यहाँ पे डिटेल कर देना चाहता हूँ। हम लोगों ने अभी कुछ देर पहले ब्लॉक माउंटेन के बनने को हम लोगों ने समझा था, ठीक है। हम लोगों ने क्या समझा था? अभी कुछ देर पहले ब्लॉक माउंटेन को बनना समझा था। ब्लॉक माउंटेन में कैसे बनता है मैंने बताया था, कभी अपसारी बल या कभी अभिसारी बल, डाइवर्जन एवं कन्वर्जन बल के फोर्स के चलते हुए ऐसे भ्रंशोत या ब्लॉक माउंटेन का निर्माण होता है। ये मैंने जो बनाया है इस पर आपको थोड़ा सा एक बात नोट कर लेना है। क्या नोट करना है? इसको आपको मान के चलना है विंध्यन पर्वत, इसको मान के चलना है आपको सतपुड़ा पर्वत, और इसको मान के चलना है अजंता की पहाड़ी, जो कहाँ है? ये स्थित है महाराष्ट्र में। विंध्याचल, सतपुड़ा और अजंता की पहाड़ी। आप जब देखेंगे, जब हम पढ़ते हैं तो हम क्या पढ़ते हैं? हम पढ़ते हैं विंध्याचल और सतपुड़ा के बीच अमरकंटक की पहाड़ियों से एक नदी का उद्गम होता है और पश्चिम की ओर प्रवाहित होते हुए वो खंभात की खाड़ी में अपना जल विसर्जित करती है। उस नदी को क्या कहते हैं हम लोग? नर्मदा नदी। और क्या कहते हैं हम लोग जी? विंध्याचल एवं सतपुड़ा की भ्रंश घाटियों से प्रवाहित होती है
नर्मदा नदी। जबकि हम लोग क्या पढ़ते हैं, सतपुड़ा के दक्षिणी छोर पर स्थित है एक पहाड़ जिसको कहा जाता है मुल्ताई की पहाड़ी। और मुल्ताई की पहाड़ी कहाँ स्थित है, बैतुल के पठार में। और ये किसका हिस्सा है, सतपुड़ा की पहाड़ियों का। तो सतपुड़ा की पहाड़ियों का ही दक्षिणी विस्तार क्या है, मुल्ताई की पहाड़ियाँ, जहाँ से एक नदी का उद्गम होता है जिसको कहा जाता है ताप्ती नदी। और ये भी अपना जल कहाँ जाके विसर्जित करती हैं, खंभात की खाड़ी में। तो क्या कहा जाता है एग्जाम में कहा जाता है, बताइए ताप्ती नदी किन दो पर्वतों के बीच भ्रंश घाटियों से होकर प्रवाहित होती है। तो आपको बताना है सतपुड़ा एवं अजंता की पहाड़ियों के बीच से ताप्ती नदी रिफ्ट वैली में प्रवाहित होती है। अब आपको समझ में आया होगा क्यों इसको समानांतर एवं दोनों नदियों को रिफ्ट वैली से होकर प्रवाहित हुआ माना जाता है। तो कुछ इस प्रकार का आपको डायग्राम वहाँ पर देखने को मिलता है। हालांकि मैंने इसको 3D में मुझे अभी बनाते हुए नहीं बनाया है, तो आपको समझाने के लिए मैंने ऐसे ही बना दिया है। जब हम लोग नदियाँ पढ़ेंगे तो मैं बताऊंगा कैसे ये माउंटेन के बीच से प्रवाहित होती हैं। और इसका दिशा अभी पश्चिम नहीं दिख रहा होगा, दक्षिण दिख रहा होगा, है ना। तो ये है नर्मदा और ये है ताप्ती, आपको याद रखना है। तो आपको यहीं पे ये बात समझ में आ गया होगा मैंने इसको क्यों बताया है, क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है मुल्ताई की पहाड़ी। मुल्ताई की पहाड़ियों से पहले मैंने अमरकंटक की पहाड़ियों को बता देता हूँ। ये जो है बीच में स्थान, ये जो आप देख पा रहे हैं, इसको कहते हैं अमरकंटक की पहाड़ी। जबकि ये जो पर्वत श्रृंखला है ये क्या है जी, ये है मुल्ताई की पहाड़ी। और ये सतपुड़ा का ही एक विस्तार है। तो चलिए इसको लिख लेते हैं, मुल्ताई की पहाड़ी क्या है, सतपुड़ा का विस्तार है। लिख लेते हैं इसको, सतपुड़ा का दक्षिणी विस्तार है। और यहां से किसका उद्गम होता है, तो आपको याद रखना है यहां से किसका उद्गम होता है। अगर एग्जाम में पूछा जाए तो आपको याद रखना है कौन सी नदी है, उद्गम किसका होता है जी, ताप्ती नदी का। हमने अभी देखा है ना, ये ताप्ती नदी का उद्गम होता है यहाँ से। और इसके बारे में हम लोग अच्छे से जानते हैं। अमरकंटक की पहाड़ी कौन सी पर्वत श्रृंखला का भाग है, तो आपको याद रखना है विंध्याचल और सतपुड़ा को जब हम ड्रॉ करते हैं, कुछ ऐसे ऐसे ड्रॉ करते हैं, तो ये विंध्याचल होता है और ये होता है सतपुड़ा। और मैंने क्या कहा, एक ऐसे मैकल श्रेणी है जो छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के बीच में क्या बनाती है, सीमा। और इसी मैकल रेंज की चोटी है मध्य प्रदेश में अमरकंटक, ठीक है। तो मैकल रेंज का ही एक भाग है, आपको याद रखना है किसका विस्तार है, मैकल रेंज का, मैकल पर्वत का विस्तार है, आपको याद रखना है। इसके अतिरिक्त आपको क्या याद रखना है अमरकंटक के बारे में, अमरकंटक के बारे में आपको याद रखना है अमरकंटक की पहाड़ी जो है नर्मदा और सोन जैसी नदियों का क्या है जी, उद्गम स्थल है, आपको याद रखना है, अच्छे से याद रखना है, ठीक है। अमरकंटक के बारे में, अमरकंटक के बारे में और क्या याद रखना है आपको, अमरकंटक के बारे में याद रखना है अमरकंटक की पहाड़ी और हमारे यहां मुंगेली जिला में स्थित अचानक कमार क्या है, इन दोनों को वर्ष 2005 में क्या बनाया गया था, बायोस्फीयर रिजर्व। और ये कौन से क्रम का है, अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए तो आप याद रखेंगे ये है 14th क्रम का बायोस्फीयर रिजर्व। अच्छे से इसको याद रखना है। छत्तीसगढ़ के हिसाब से भी ये महत्वपूर्ण बनता है क्योंकि ये जो है अचांग कमार अभ्यारण्य जो है ये छत्तीसगढ़ के मुंगेली जिला में स्थित है, ठीक है। तो ये छत्तीसगढ़ में है और ये अमरकंटक में है। इन दोनों को मिलाकर 2005 में बायोस्फीयर रिजर्व बनाया गया था। और ये भारत के कौन से क्रम का एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है, 14 क्रम के। आप उठाकर प्रश्न देख सकते हैं। चलिए थोड़ा सा और देख लेते हैं, फिर आज की क्लास को हम लोग यहीं पर समाप्त करेंगे। आप लोग जो देख पा रहे हैं ये जो मैप दिख रहा है एकदम रंगीन रंगीन, ये क्या है जी, ये है मध्य प्रदेश में प्रायद्वीपीय भारत के पठार का एक मैप। हम लोगों ने देखा कि अभी कैसे मध्य प्रदेश पेनिनसुला इंडिया का एक पार्ट है। हम लोगों ने बनाया था ना विंध्याचल पर्वत जो है 2 भागों में से डिवाइड करता है, इसीलिए आपको ये देखना है। हम लोग जब कल गुजरात पढ़ रहे थे, ऐसे गुजरात पढ़ रहे थे, तो मध्य प्रदेश गुजरात से लेकर के राजस्थान, हरियाणा और दिल्ली तक इसके विस्तार को हम लोग समझे थे ना इसको। ये गुजरात वाला सेक्शन था, उसके बाद ये राजस्थान था, आगे इसको हम लोगों ने हरियाणा में देखा, उसके बाद हम लोगों ने कहाँ देखा था, दिल्ली में देखा था ये अरावली पर्वत श्रृंखला को।
और आपको याद होगा अभी हम लोगों ने यहीं पर एक पर्वत श्रृंखला को ऐसे ड्रॉ किया था, उस पर्वत श्रृंखला को क्या नाम दिया था? विंध्याचल पर्वत। जबकि ये जो पीला वाला पार्ट जो दिख रहा है ये पूरा कौन सा रेंज था? अभी सतपुड़ा की पहाड़ियां। तो आपको याद रखना है अच्छे से, यहां पर जो पठार हम लोग पढ़ने वाले हैं, मैं यहां पर थोड़ा सा नाम लिख देता हूं ताकि आप सबके लिए आसानी हो जाए समझना इसको। प्रमुख पठार, मध्य प्रदेश में स्थित प्रमुख पठार, ये पूरे एग्जाम में आने वाले प्रश्न है ना। आप अगर सीजीपीएससी सीजी व्यापम की तैयारी कर रहे हैं और ज्योग्राफी अगर आप पढ़ रहे हैं तो आप ये पाएंगे कि इन सभी चीज़ों से आप कभी ना कभी मुखातिब तो होंगे ही, कभी ना कभी आपकी मुलाकात इन सब चीज़ों से होना है। इसलिए आप डर कर ना भागे, सबको एक जगह नोट करते चले और पढ़ते चले। आपको मैं बता रहा हूँ आपकी तैयारी में ये सारी चीज़ें मील का पत्थर साबित होंगी। चलिए देखते हैं हम लोग मध्य प्रदेश के प्रमुख पठारों के बारे में। ये जो आपको दिख रहा है पिंक कलर का, इसको कहा जाता है मालवा का पठार। क्या कहते हैं? मालवा का पठार। आपको अच्छे से याद रखना है। इस मालवा के पठार के बारे में जब हम लोग मृदा वाले चैप्टर में आएंगे, मिट्टी वाले या सॉइल वाले चैप्टर में जब हम लोग आएंगे ज्योग्राफी के, तब इसके बारे में पढ़ेंगे कि यहाँ पर किस प्रकार की सॉइल पाया जाता है और ये किस लिए महत्वपूर्ण है। जो हम सोया स्टेट की हम लोग जो बात कर रहे हैं ना, वो सोया स्टेट क्यों कहते हैं, हम लोग तब पढ़ेंगे इसको जब सॉइल पढ़ेंगे तब। और उसके बाद हम लोग एग्रीकल्चर वाले चैप्टर में तो पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे, ठीक है। तो आपको याद रखना है मालवा का पठार कहाँ पे है। तो आपको याद रखना है ये जो आप देख रहे हैं ये पूरा सेक्शन क्या है जी? ये पूरा सेक्शन है अरावली का। और यहाँ पर मैंने क्या बोला था, कौन सा पर्वत है? विंध्याचल पर्वत। तो एग्जाम में पूछ देता है कभी कभी, बताइए मालवा के पठार का विस्तार किन दो पहाड़ियों के बीच में है? तो अरावली और विंध्याचल पर्वत के बीच में है। इसी जो ये जो मालवा का पठार है इसका विस्तार आप लोग जब देखते हैं, ये राजस्थान है, थोड़ा सा ऐसे राजस्थान आ जाता है, इधर नीचे गुजरात आ जाता है। तो इसका विस्तार जो राजस्थान में आपको देखने को मिलता है मालवा के पठार का, इसको राजस्थान में कहा जाता है हड़ौती का पठार। क्या कहते हैं? हड़ौती का पठार। तो आपको एग्जाम में पूछा जाएगा, बताइए हड़ौती का पठार किस पठार का भाग है? तो आप बताएंगे मालवा के पठार के भाग को राजस्थान में क्या कहते हैं? हड़ौती का पठार। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इस ग्रीन वाले भाग को, इसको कहा जाता है मध्य भारत का पठार। क्या कहते हैं? मध्य भारत का पठार। इसके अतिरिक्त जो ये ब्लू वाला पार्ट दिख रहा है आपको, नीला नीला जो पार्ट दिख रहा है, इसको कहते हैं बुंदेलखंड का पठार। क्या कहते हैं? बुंदेलखंड का पठार। आप जब मध्य प्रदेश जाएंगे तो आप भाषा की बात अगर पढ़ेंगे तो आपको देखने को मिलेगा बुंदेलखंडी, बघेलखंडी। तो ये जो बुंदेलखंडी जो हम बोलते हैं वो इसी रीजन वाले लोग जो भाषा को प्रयोग करते हैं उसको कहा जाता है बुंदेलखंडी। और ये पठार क्या कहलाता है? बुंदेलखंड का पठार। और ये जो आप देख रहे हैं इसको कहा जाता है रीवा पन्ना का पठार। हम लोगों ने अभी यहीं पर देखा था विंध्याचल पर्वत श्रेणी, और विंध्याचल पर्वत श्रेणी में मैंने कहा था एक जगह है बिजावर की श्रेणी जहाँ पर पन्ना नामक स्थान है, और उसी पन्ना नामक स्थान से क्या मिलता है हमको? हीरा। तो ये जो रीवा पन्ना का जो पठार है वो इस वाले रीजन पे है, ठीक है। और ये जो आप ग्रीन वाला पार्ट देख रहे हैं तो आप अच्छे से देख पा रहे हैं, छत्तीसगढ़ के एस्पिरेंट अगर आप हैं तो आप ये देख पा रहे हैं, ये जो दिख रहा है आपका ये क्या है जी? ये है हमारा प्यारा छत्तीसगढ़। ये आप देख पा रहे होंगे ये छत्तीसगढ़ है, इधर आपको दिख रहा होगा ये पूरा रीजन आपको दिख रहा होगा, ये ऐसा, यही हमारा मैप है ना, ऐसा निकला हुआ दिखता है। तो यहीं पर क्या है? मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर और कोरिया जैसे जिला हमारे यहाँ के स्थित हैं। और हम लोग जब छत्तीसगढ़ का विभाजन करते हैं, प्राकृतिक विभाजन की जब बात करते हैं तो हम लोग पढ़ते हैं छत्तीसगढ़ का मैदान, दंडकारण्य का पठार। इसके अतिरिक्त हम लोग और क्या क्या देखते हैं? हम लोग देखते हैं पाठ प्रदेश, और हम लोग क्या देखते हैं छत्तीसगढ़ में? हम लोग देखते हैं पूर्वी बघेलखंड का पठार। पूर्वी बघेलखंड के पठार कहने का मतलब है इस वाले रीजन को मध्य प्रदेश में कहा जाता है बघेलखंड। क्या कहते हैं? बघेलखंड। अब देखिए अगर हम डायरेक्शन की अगर बात करते हैं तो ये है हमारा, ऐसा अगर डायरेक्शन की बात करते हैं, इसको कहते हैं ईस्ट, इसको कहते हैं वेस्ट, ये है नॉर्थ और ये है साउथ। तो आप देख पा रहे होंगे अगर इसको ईस्ट कहते हैं, इसको वेस्ट कहते हैं, और वेस्ट अगर इसमें अगर मैप में देखेंगे तो ये छत्तीसगढ़ है, और छत्तीसगढ़ के वेस्ट में क्या है? मध्य प्रदेश। और मध्य प्रदेश वाले इस रीजन को क्या कहा जा रहा है? बघेलखंड। यही कारण है कि छत्तीसगढ़ में इस रीजन को कहा जाता है पूर्वी बघेलखंड का पठार, ठीक है। और ये रीजन पूरे छत्तीसगढ़ में किसके लिए जाना जाता है? कोयला के लिए। और मध्य प्रदेश में भी जब आप जाएंगे तो आपको ये पूरा रीजन मिलेगा कोयला वाला क्षेत्र, जहां पर
सीधी, सिंगरौली, शहडोल, अनूपपुर, ऐसे आपको जगह देखने को मिलेंगे। ठीक है, खनिज वाले सेक्शन में और अच्छे से देखेंगे। ये पूरा नीचे जो सेक्शन है ये कहलाता है सतपुड़ा वाला सेक्शन, सतपुड़ा। ठीक है, आई होप आप सबको मध्य प्रदेश के बारे में अच्छे से इन्फॉर्मेशन मिल रहा होगा। हम लोग कल से आगे की क्लास को और देखेंगे। आज आप सबको मज़ा आया होगा ऐसे मैं उम्मीद करता हूं। अगले क्लास में हम लोग मध्य प्रदेश को और लेकर आएंगे और इसी तरीके से डिटेल वीडियो हम लोग लेकर आते रहेंगे। आप सबको क्या करना है, आप सबको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन को प्रेस करना है ताकि आप सबको समय पर नोटिफिकेशन मिलते रहे। आपको आज शाम जाकर क्या देखना है, मैंने बोला है, मैं बोल रहा हूं आप सबको शाम को जाकर देखना है इंडियन हिस्ट्री के एमसीक्यूज, ताकि हमारी तैयारियां मजबूत होते चले। हम लोग नवंबर के बाद से या नवंबर के मिड से छत्तीसगढ़ को भी हम लोग स्टार्ट करेंगे। तब तक आप सब अभी क्या करेंगे, इंडियन वाले जीएस वाले पोर्शन को भी मजबूत करते चलेंगे। ठीक है, तो आई होप आप सबको ये क्लास मज़ा आ रहा होगा, अच्छा लग रहा होगा, पसंद आ रहा होगा। आप सबको किसी भी प्रकार की इन्फॉर्मेशन हमसे लेना है तो आप हमारे इस कॉन्टैक्ट नंबर पर हमको कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो कल मिलते हैं हम लोग मध्य प्रदेश के अगले पार्ट को लेकर। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।